दो महान शख्सियतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, आज हम उस शख्स के जयंती पर यहाँ उपस्थित है जिसके बारे में 20वीं सदी के महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएंगी कि इस दुनिया में एक ऐसा भी हार मांस वाला कोई व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने सत्य, अहिंसा और सादगी के दम पर एक विशाल साम्राज्य को हराया था और जिन्होंने अहिंसा और शांति को अपना जीवन आदर्श माना था, जिन्होंने अस्पृश्यता और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना अपने जीवन का उद्देश्य माना था और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीवन भर वो अपने गलतियों पर प्रयोग करते रहे और अपनी इन्हीं गलतियों के जो परिणाम हुए उसको अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में संकलित किया। 1930 में दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वे प्रमुख प्रणेता रहे। जी हाँ, हम उस शख्सियत के बारे में आज बात कर रहे हैं जिन्हें प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने 3 बार अपने मुख पृष्ठ पर स्थान दिया था। 1930, 1931 और 1947 को पर्सन ऑफ द ईयर और 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सेंचुरी ऑफ द ईयर वो चुने गए थे। उनकी उपलब्धियों के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि आज भी कई लोग गांधी जी का विरोध करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि विरोध करने वालों की बाढ़ ही आ गई है। बहती गंगा है, हर कोई उसमें हाथ धो लेना चाहता है, पर हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बिना सोचे समझे तर्क वितर्क किए सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, चाहे हम गलत ही क्यों हो। वास्तव में उनका विरोध करना उनके बारे में सतही ज्ञान को भी दर्शाता है। हमें गांधी जी के चित्र वाले नोट तो पसंद है, पर मूल जीवन में उनके सिद्धांत और आदर्श का कोई महत्व नहीं है। ये हमें केवल पूरी बकवास लगती है। हमारे यहाँ लोग गांधी जी को गाली देकर सत्ता के गलियारे में पहुंच रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रियां गांधी जी के आदर्श और सिद्धांत को अपनाकर सत्ता में पहुंच रहे हैं। याद रखिए, गांधी जी एक ऐसा विचार है जो कभी मरते नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे भी। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन दर्शन और विचारों को अगले पीढ़ी तक पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए आइए हम जानते हैं संक्षिप्त उनका जीवन दर्शन और उनके जीवन परिचय के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में दीवान करमचंद गांधी के यहाँ जो पुत्र प्राप्त हुआ, उन्हें कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में वह सत्य, अहिंसा और शांति का अग्रदूत होगा, दुनिया को एक नई दिशा देगा। बचपन में गांधी जी औसत दर्जे के ही विद्यार्थी थे। गांधी नंबर आपने सुना होगा और गांधी डिवीजन उन्हीं के लिए उपयोग में लाया जाता था, किंतु वे गलत और अनैतिक कार्यों का हमेशा विरोध करते थे। एक घटना है जो उनके स्कूल के जीवन के संबंधित है। एक बार गांधी जी के विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए स्कूल इंस्पेक्टर आए हुए थे। उन्होंने एक इंग्लिश लेटर बच्चों को दिया उनका स्पेलिंग लिखने के लिए, और वो लेटर था कैटल। गांधी जी को उनकी स्पेलिंग नहीं आ रही थी। उनके क्लास टीचर उनको बार बार अनुरोध कर रहे थे कि वो सामने वाले बच्चे का नकल करके लिख ले, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं किया। भले ही उनको डांट सुनना पसंद था, लेकिन वो अनैतिक कार्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके ऊपर श्रवण कुमार और सत्यवादी हरिश्चंद्र की जीवनी का बहुत गहरा प्रभाव था। श्रवण कुमार के बारे में आप जानते हैं कि वो माता पिता के परम भक्त थे और हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी थे। साधारण जन की तरह उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। उन गलतियों को उन्होंने स्वीकार भी किया और उनमें काफी सुधार भी किया। जैसे कई बार वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट भी पी लिए थे, 5-6 बार मांसाहार किए थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि रात को जब वो सो रहे थे तो सपने में उनको बकरे के कराहने की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उन्होंने जीवन भर मांसाहार न करने का निर्णय लिया। 25 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपने भाई की सोने की कड़ी जो हाथ में पहनते थे उसको चुरा करके बेच दिए थे। बाद में जब पता चला और उनके भाई ने उनको माफ कर दिया तो उनको बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि हुई।
एक बार तो मित्र के बहुकाम में आकर के वो कोठी की सीढ़ियां तक चढ़ गए थे। जब वो विलायत में रजिस्टर बनने के लिए एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए जब वो गए हुए थे तो बहुत बार वहां भी वो शराब का सेवन किए थे और बहुत सारे पार्टियों में जाकर के वो नृत्य भी किया करते थे। इतनी गलत आदतों के बावजूद भी स्वयं को ट्रांसफॉर्म करना, यही बातें उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। यह परिवर्तन इतना आसान नहीं है। ये सारी गलतियां हम सबके अंदर भी रहती हैं, हम उनसे किस तरह से बाहर निकलते हैं, यही चीजें हमको महान बनाती हैं। गांधी जी की हार्दिक इच्छा डॉक्टर बनने की थी, परंतु उनकी पैतृक पेशा दीवानगिरी था, इसलिए उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ा और इंग्लैंड जाकर के कानून की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल से की, जहां बहुत ही ज्यादा रंग भेद था। उसका एक छोटा सा किस्सा है कि एक बार गांधी जी रेलवे के फर्स्ट क्लास में केबिन में सफर कर रहे थे। उनके पास ही उसी कोच में एक अंग्रेज अधिकारी भी सफर कर रहा था, लेकिन जैसे उनको पता चला कि उनके कोच में एक इंडियन भी साथ में सफर कर रहा है, तो ये बिल्कुल उनको नागवार गुजरा। उसने रेलवे कर्मचारी को बुला करके अगले प्लेटफॉर्म पर उसके सामान के साथ बाहर फेंक दिया। तो जो गिरा वो जरूर मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन वहां से जो उठकर खड़ा हुआ वो महात्मा गांधी था। इसलिए वहां लगभग 22 साल रह करके उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उनके अन्याय के खिलाफ, उनके रंगभेद के खिलाफ। इसके लिए उन्हें कई बार बहुत सारे दुख कष्ट सहने पड़े, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन अनुभवों ने उन्हें एक नया अस्त्र दिया, सत्याग्रह, अहिंसा और उपवास। उनकी स्पष्ट नीति थी कि कभी भी दुश्मनों को पराजित करके हम विजयी नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें प्रभावित करके ही हम विजयी हो सकते हैं। उनके भारत लौटने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट करके वापस घर आया है। उन्होंने ही गांधी को सबसे पहले महात्मा शब्द से उच्चारित किया था। आगे सन 1919 से 1939 तक का जो पूरा समय है, ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय की सभी परिस्थितियां, घटनाएं उन्हीं के आसपास केंद्रित थी। और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए, जिसमें महत्वपूर्ण था असहयोग आंदोलन। सन 1921 में अंग्रेजों के विश्वासघात के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, और जिसके कारण विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सब अपने कीमती वस्त्र को त्याग करके जो भी अंग्रेजों के सामान थे उनको उन्होंने जला दिया था, और स्वयं उन्होंने एक सिंपल सा धोती कपड़ा पहने रहते थे। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर समय वही उसी धोती के कपड़े में वो पहने हुए दिखाई देते थे, जो आगे चलकर उनकी पहचान भी बन गई। और उन्होंने स्वदेशी का एक जो मंत्र दिया था, वो हमेशा जो कपड़ा खुद ही ढूंढ करके पहनते थे, उसका जो चरखा था वो उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया था। इस असहयोग आंदोलन ने जनता में एक नई ऊर्जा, जागृति और स्फूर्ति का संचार किया था। लेकिन कुछ जगहों जैसे यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चारा थाना में एक घटना घट गई, जिसके कारण उस थाने में जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए। भीड़ ने उस थाने में आग लगा दिया था। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत ही आहत हुए और उन्होंने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन पुनः सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर क्या था, गांधी जी के एक आह्वान पर लाखों नर नारी उनके साथ दांडी यात्रा में 24 दिनों तक का सफर तय करके वहां जाकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। एक ऐसा कानून जिसमें भारतीय नमक बनाते थे, लेकिन उसी नमक को खरीदने के लिए भारतीयों को ही बहुत ऊंचे दाम अंग्रेजों को देने पड़ते थे। मतलब हमारी नमक पर हमारा ही कोई अधिकार नहीं था। यह कानून तोड़ना अंग्रेजों के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं था, जिसने संपूर्ण भारत को आजादी के लिए प्रेरित कर दिया। फिर तो सम्मेलनों का दौर चालू हो गया, घटनाएं बड़ी तेजी से बदलने लगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कई गोलमेज सम्मेलन हुए, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया,
साइमन कमीशन आए, क्रिप्स कमीशन वापस चले गए, पर गांधी जी केवल इसी बात पर डटे रहे कि करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जब स्वतंत्रता की उनके से झांक रही थी, तब 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अलग पाकिस्तान का राग अलापना प्रारंभ कर दिया। तो गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बनेगी कि केवल मेरी लाश होकर के बनेगी। 12 अगस्त 1940 को जब पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार की घोषणा की, तो जिन्ना ने नाराज होकर के सीधी कार्रवाई, इसको डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है, उसकी घोषणा कर दी। फलस्वरूप हिंदू मुसलमान के बीच काफी दंगे हुए। नोआखाली की घटना ने तो गांधी जी का हृदय ही छलनी कर दिया। यहाँ हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए। आधी रात को मिली आजादी कि जश्न जब पूरा देश जुड़ा हुआ था, गांधी जी पूरी बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करा रहे थे। ये वो आजादी नहीं थी जो वो चाहते थे। विभाजन की शर्त पर तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगा कि पूरी जिंदगी की मेहनत और त्याग व्यर्थ गई। अब उनकी समझ में आ रही थी कि लड़ाई अभी और बाकी है, क्योंकि लड़ाई अब अपनों से है, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। दंगों के बीच वो चिल्लाते रहे कि बुरा न हिंदू का मान है, न मुसलमान का ईमान है, करे जो देश का अपमान, वो बुरा हर इंसान है। क्या मेरे वतन के लोगों कि तुम न हिंदू की बात करो, न मुसलमान की बात करो, बस इंसानियत के फूल खिलाने की बात करो। 29 जनवरी 1948 को अपनी पौत्री मोनी के सामने उन्होंने कहा कि शायद मुझे नैसर्गिक मृत्यु मिल जाए। ध्यान दीजिएगा कि शायद मुझे नैसर्गिक मृत्यु मिल जाए, लेकिन मुझे स्वाभाविक मौत नहीं चाहिए। यदि किसी ने मुझ पर गोली मारी और मैं अपने छाती पर उसे झेलते हुए राम का नाम ले लिया, तभी तो मुझे सच्चा या महात्मा समझना। मतलब हर महान व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि कब वो इस दुनिया से जाने वाला है, तब उसको लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका। और यह कैसा सहयोग था कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को ऐसे ही मनोवांछित मृत्यु प्राप्त हुई थी। एक कट्टरपंथी हिंदू नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर 3 गोली दाग दी थी और गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु की खबर से पूरा देश सन्न रह गया। सोचिए, उस समय गांधी जी सबके आदर्श थे। उनकी एक आवाज पर पूरा देश एकजुट हो जाता था। अचानक जब उनकी मौत हुई तो सब पूरा जो देश है वो सन्न रह गया। सबकी गर्दन थम गई, सांसें रुक गई। नेहरू जी तो एकदम टूट से गए और ऑल इंडिया रेडियो से रूठे गले से पूरे विश्व को यह खबर दी कि मित्रों, साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा छा गया है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता का निधन हो गया है। पर क्या गांधी जी मर सकते हैं? हमने उनको मार दिया है, पर गांधी जी आज भी जिंदा है, बल्कि ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अपने विचारों से, सिद्धांतों से, आचरण से, जी हाँ, पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। वास्तव में महात्मा गांधी मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम है। वे युग पुरुष थे, सच्चे कर्मयोगी थे, धर्म के प्रति सहिष्णु थे। उनके लिए तो सच्चा धर्म इंसानियत था। उनका प्रिय भजन भी यही था कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए, ये पीर पराई जाने दे, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति ले भगवान। गांधी जी के 3 बंधनों के बारे में भी आपने सुना होगा, जो हमें बुरा नहीं बोलने, बुरा नहीं सुनने और बुरा नहीं देखने को प्रेरित करते हैं। ऐसे युग पुरुष को हम सादा नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यदि हम उनके सिद्धांतों को, विचारों को कुछ हिस्सा भी अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप जब भी गांधी जी का नाम आए तो 2 मिनट सोचिए, रुकिए, फिर बोलिए, क्योंकि उनके विचारों को अपना करके हम राम राज्य के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो था गांधी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका जीवन दर्शन और उनके जो विचार, उन्होंने कितना संघर्ष किया और देश को आजादी देने के साथ साथ उनका जो दर्शन था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक और महान आत्मा का जन्म देखिए आज ही है। बड़े पेड़ के नीचे जैसे छोटा पेड़ हमें दिखाई नहीं देता, कभी कभी हम गांधी जी के इस विशाल व्यक्तित्व के पीछे उनकी थी, साथ ही साथ एक और महान व्यक्तित्व का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। वो है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, पहले भारत रत्न, एक महान राजनीतिक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो
अपनी सादगी के लिए, अपने सरल जीवन के लिए जाने जाते हैं। वो बहुत ही कड़े अनुशासन से अपने जीवन को जीते भी थे और उन सिद्धांतों को फॉलो भी करते थे और गांधी के सबसे बड़े भक्त थे। केवल मात्र 3 साल ही वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन 3 सालों में जो उन्होंने काम किया, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पाकिस्तान ने आक्रमण भी कर दिया था और नेहरू जी की असामयिक मृत्यु होने के बाद तुरंत उनको भारत के अदालतों को उनको संभालना पड़ा। देश भुखमरी के दौर से भी गुजर रहा था। ऐसे समय में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। जब वो पंडित नेहरू के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे तो वो कंधे से कंधे मिलाकर गांधी जी के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। वैसे तो हर महापुरुष के जीवन में से बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के जब से वो बचपन से लेकर कह सकते हैं युवावस्था से जब तक वो प्रधानमंत्री तक अपने जीवन सफर शुरू किए थे, हजारों ऐसे जीवन प्रसंग हैं जिनको अगर हम बताना चाहेंगे तो हमें कम से कम 3-4 घंटे और लंबा स्पीच देना पड़ेगा। 1-2 प्रसंग है जो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ कि एक बार जब वो जेल में थे तब वो अपने माँ को पत्र लिखा करते थे। उन्होंने पत्र में लिखा कि माँ जी, क्या आपको जो 50 रुपए मिलता है उससे घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? तो माता जी ने कहा कि जी हाँ बेटा, 40 रुपए में सारी जो आवश्यकताएं हैं मेरे बेटे और पूरे परिवार के खर्च मैं पूरा कर लेती हूँ। जैसे उनको इस बात का पता चला, उन्होंने एक संस्था जो उनको 50 रुपए देती थी तुरंत उनको एक पत्र लिखा कि आप केवल 40 रुपए ही दीजिए, क्योंकि इन 40 रुपयों से हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और 10 रुपए दूसरे गरीब परिवार को दीजिए। ये था उनकी सादगी। साथ ही साथ एक बार बचपन आपको पता है कि जो शास्त्री जी हैं वो 1.5 साल में ही अनाथ हो गए थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एक बार 6-7 साल के थे तो एक बार वो एक बगीचे में आम चुराने गए थे। उस समय माली नहीं था और वो आम चुरा कर आ रहे थे तो माली आ गया और माली ने खींच के उनको एक तमाचा दिया। तब वो रोने लगे, बोले कि आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ, आपको दया नहीं आती मुझ पर? तब माली ने खींच कर एक दूसरा तमाचा दिया। बोले अगर तुम अनाथ हो, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो तुमको ऐसे काम करने ही नहीं है। कोई भी ऐसा नैतिक कार्य मत करो। अगर पिता होते, माता होते तो जरूर ये तुमको इस बात के लिए डांटते। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर पिता नहीं है तो तुम और भी ऐसे कार्य मत करो। ये बात उनको बहुत सही लगी और जीवन भर उन्होंने इस तरह के कार्य से परहेज किया। एक और छोटी सी घटना है। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो जो प्रधानमंत्री थे तो उनके कोच में अलग से कूलर की व्यवस्था किया गया। उन्होंने तुरंत कूलर को निकलवा दिया। बोले कि गरीब जनता जब ट्रेन में बिना कूलर के एसी से सफर कर सकती है तो मैं ऐसे कोई भी सुविधा नहीं दे सकता जिसका भार जनता को ही वहन करना पड़े। एक और घटना है कि 1964-65 के आसपास भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उस समय देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। हमें गेहूं के आयात के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और 1965 में आपको याद है कि पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था और अमेरिका का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर था। तो 1965 में इन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध था। वो था जय जवान जय किसान। और हमारी सेना ने उनको बुरी तरह से हरा करके लाहौर तक पहुंच गए थे। तब अमेरिका ने दबाव बनाया कि आप अपनी सेना को वापस लौटाइए और युद्ध विराम कीजिए। तब लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि हम पूरी तरह अमेरिका हमारे ऊपर इसलिए दबाव बना पा रहा है क्योंकि हम उनके ऊपर खाद्यान्न के लिए निर्भर हैं। उन्होंने सबसे पहले घर में आकर के कहा कि मैंने एक निर्णय लिया है कि हम एक दिन उपवास रखेंगे। क्या मेरे देश की जनता एक दिन उपवास रख सकती है? अगर हम एक दिन उपवास रखेंगे जितने खाद्यान्न बच सकता है, हम इस तरह उनके सामने अमेरिका के सामने हमें गिर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने घर पर ही शुरू किया। अपने पत्नी को बुलाकर कहा कि हमारे बच्चे और आप लोग क्या एक दिन उपवास रह सकते हो? तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि जी हाँ, हमारे बच्चे और सभी हम रह सकते हैं, उन्होंने देशवासियों से अपील की कि कम से कम एक दिन अगर आप नहीं खाते हैं तो हमारे इतने खाद्यान्न बचेंगे। और हर सोमवार को उस समय उपवास रखा जाता था।
तो सोचिए कि देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था और लोग कितना यकीन और विश्वास करते थे उनके ऊपर, और इसीलिए उसको शास्त्रीय उपवास कहा जाता है, ऐसा रखा जाता है उस समय। और उन्होंने इसीलिए उनको हरित क्रांति और ये जो दुग्ध क्रांति को उनको जनक भी माना जाता है। मतलब उन्होंने ही शुरू किया था, क्योंकि उस समय हमारा देश खाद्यान्न के मामले में से निर्भर आत्मनिर्भर नहीं था। एक और घटना याद है कि वो जाति प्रथा के सख्त विरोधी थे। उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव सरनेम भी हटा दिया था। बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद उनको शास्त्री सरनेम दिया गया था। शास्त्री मतलब होता है विद्वान, वो संस्कृत में उन्होंने एमए किया था। तो कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुष, जो महापुरुष उनकी जीवनी, उनके प्रसंग हमारे सामने हैं। अगर हम उन सबको जीवन में थोड़ा बहुत भी अपने अंदर ले तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आज के दिन इन दो महापुरुषों के जीवन और उनके दर्शन को याद करने के दिन है, और आप ही की तरह वो साधारण थे, और साधारण से असाधारण तक उनका जो सफर रहा है, मतलब हर व्यक्ति भी उस सफर को अपने अंदर में ला करके को भी महान बन सकता है। तो आइए आज इस जयंती पर महान आत्माओं को हम याद करें और उनके जीवन आदर्श को अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।